और आपको यहाँ खींच कर लेकर आया रणजीत सिंह दलाल जी, डीजीपी हरियाणा। मैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर अपने एसोसिएशन की तरफ से और आप सबकी तरफ से स्वागत। एडीजीपी परमिंदर राय जी, इनसे आप सभी वाकिफ रखते हैं और एक बहुत मिलनसार एनर्जेटिक ऑफिसर हैं। पंचकूला के एसपी साहब मनीष चौधरी जी, जय शर्मा जी पहले बता चुके, बड़े डायनेमिक हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं। पंचकूला के एसपी हमारा सौभाग्य है। मैं उनका यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डीआर चौधरी जी, प्रोफेसर डीआर चौधरी जी, जो एचपीएससी के चेयरमैन रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहे, 10 साल तक अपना एक अखबार निकालते रहे पिंक। आज हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के मेंबर हैं डीआर चौधरी जी। और डीआर चौधरी जी एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं जिनको लिखने का, पत्रकारिता का भी शौक है, काफी अच्छा लिखते हैं और समाज के सुधार के लिए काम करते हैं। प्रोफेसर बसंत कुमार जी, जो इस आज की हमारी सभा के वक्ता हैं, वो फैमिली लॉ के एक्सपर्ट रहे, वैसे कुछ मेरे पुराने साथी भी हैं और कुछ अभी जी, जिनका मैं आने पर सभी म्युनिसिपल काउंसिलर्स का अभिनंदन करता हूं। सभी को नाम से वाकिफ है, लेकिन समय काफी लगेगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि सभी म्युनिसिपल काउंसिलर भाइयों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। और एक बहुत बड़ी हस्ती जिसको आज विशेष तौर पर हमने बुलाया है, विनोद सहगल जी, जिनकी अभी शर्मा जी ने चर्चा की। काफी सारी एसोसिएशन यहाँ आई हैं जो विनोद सहगल जी को आज उनका आदर सम्मान करना चाहते हैं। तो विनोद सहगल जी का मैं आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पंचकूला की सभी वेलफेयर एसोसिएशन जो सेक्टर वाइज एसोसिएशनें बनी हैं, उनके सभी के प्रधान और सेक्रेटरी यहाँ पे आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो वहाँ की कानून व्यवस्था को देखेंगे, वो ये सर्च करेंगे कि कौन सस्पेक्टेड लोग हैं, कौन अपराध करते हैं, उनको जिम्मेवारी दे दी। ये व्यवस्था काफी लंबे समय तक चलती रही। जो जमींदार थे उस इलाका के गवर्नमेंट ने जिनको आइडेंटिफाई किया, एक डिस्ट्रिक्ट के 100 जमींदारों को आइडेंटिफाई किया, वो कानून व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते रहे। 1787 में पॉपुलेशन बढ़ती गई, विकास होता गया। कानून के जानने वालों ने एक नया फार्मूला निकाला कि कानून इस ढंग से बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, अपराधी पकड़ में नहीं आते। 626 सिपाहियों की भर्ती इंग्लैंड में की। उसके बाद फिर विकास की धुरी घूमती गई, विकास होता गया, सामाजिक चेंज हुआ, इकोनॉमिक चेंज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। 1829 में इंग्लैंड में मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट बनाना पड़ा। उस कानून से लंदन शहर की जो कानून व्यवस्था थी वो पुलिस के हाथ में दे दी। और फिर गांव वाइज बीट, पुलिस बीट बनाई। जहां भी 2000 की संख्या थी, वहां एक पुलिस बीट इंग्लैंड में स्थापित हुई। इसी तरह अमेरिका का जो समाज है वहां विकास हुआ। 1844 में वहां की जो आम पब्लिक थी उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी भागीदारी काफी सुदृढ़ थी। 1887 में जाकर वहां पर जो पुलिस है उसको एक संगठित रूप दिया गया, उसको आधुनिक ट्रेनिंग देके एक पुलिस बल स्थापित किया गया। 1861 में हमारा पुलिस एक्ट बना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू से ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनजीओ का, आम आदमी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश में 7.5 लाख से ज्यादा गांव हैं और वार्षिक यदि क्राइम का डाटा हम देखें, जिनमें पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, 2007 में 18,500 मुकदमों में पुलिस ने, हिंदुस्तान में अलग अलग एजेंसीज ने चार्जशीट फाइल की। और अब डाटा 20,000 से ज्यादा इंडिया का है, जिसमें क्राइम बढ़ता चला गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो ऐसी व्यवस्था में जहां 7.5 लाख गांव जिस देश में हों, वहां पर कितनी सारी पुलिस फोर्स, कितनी सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज कानून व्यवस्था बनाए रखने में, लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति की और व्यक्तिगत हिफाजत के लिए लगी हुई है। काफी सारा बजट सरकार का
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगना हो, जिसको बेरोजगारी दूर करने में लगाना हो चाहिए था, वो इस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आर्थिक ग्रोथ हुई, अपराधियों की प्रवृत्ति भी बदलती गई और अपराधी जैसे वैज्ञानिक लोगों ने खोज की, उसी तरह से अपराधियों ने भी अपने नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए, नई तरह की टेक्नोलॉजी अपराधियों ने भी अपनाने शुरू कर दी। आरंभ में जो चोरी थी वो शहर तक नहीं, गांव में ज्यादा चोरी के मामले थे। लोगों की भैंसे चुराने का काम और लोगों को पशु चुराने का जो काम था गांव में था। अब वो ट्रेंड गांव में नहीं है, सोशल चेंज है, परिवर्तन है, वो ट्रेंड खत्म हुआ। गांव में जमीनों के बंटवारे पर लड़ाई झगड़े होते थे, हत्याएं होती थी। अब वो ट्रेंड कानून व्यवस्था मिलने से लोग कोर्ट्स में जाना पसंद करेंगे, उसको एक रोक लगी है। लेकिन शहरीकरण की वजह से शहरों की जो जनसंख्या है निरंतर बढ़ती चली गई, लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ते गए और फिर उसी में से कुछ लोग बेरोजगार हो गए, जिससे शहरों में गांव के अनुपात में ज्यादा क्राइम बढ़ता चला गया आ रहा है। तो इस स्थिति में जहां भारी सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्राइम भी उसी रेशो में बढ़ रहा है। नए क्राइम आ गए, साइबर क्राइम आ गया, आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसे जो ईमेल है उसमें चोरी होती है, वायरस छोड़ दिए जाते हैं, ये नया क्राइम है। जो अपराधी लोग उन्होंने भी अपनी प्रवृत्ति चेंज करके नई तरह के अपराध करने शुरू कर दिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्राइम है, बड़े बड़े लोग बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से करोड़ों रुपए लोन लेके उसको गायब कर देते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगती, नया तरह के अपराध पनप रहा है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जो हमारे समाज में आरंभिक अवस्था में ऐसा नहीं था। गांव में पंचायती सिस्टम था, गांव का आपसी जो सामाजिक संबंध थे उनकी वजह से इस पर रोक लगी थी। और अब ये जैसे ही पारिवारिक इकाइयां टूटती गई, ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम कम होता चला गया, वैवाहिक संबंधों से संबंधित जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पुलिस प्रशासन हर घर के साथ, हर फैमिली के साथ इस तरह से अटैक नहीं हो सकता है कि उनको समझा के उनके फैमिली डिस्प्यूट सोल्व करे। यदि एनजीओस इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करें, अपने इलाका के, अपने सेक्टर वाइज जो कमेटीज बनी है, जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, अपने इलाके में, अपने सेक्टर में जो डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट हैं, उनको सोल्व करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। कोर्ट्स में, कचहरी में काफी एनर्जी पुलिस प्रशासन की ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स में लग जाती है जो पारिवारिक सुलह सहमति से सोल्व हो सकते हैं। उनमें हमारी एनजीओज को आगे आना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है, सर्विस प्रोवाइडर का प्रोविजन किया है। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं, 3 साल से ज्यादा है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, एसोसिएशन हैं, वो उसमें सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकती हैं। कंसिलेशन उनकी पार्टी के बैठा करके समझौता सुलह सहमति करवा सकती हैं। अपराध बढ़ता चला गया, गवर्नमेंट का काफी सारा बजट अपराधों को रोकने में लगा। पूरा विश्व में एक ऐसे मामलों को सोल्व करने के लिए हर सेक्टर में, हर एसोसिएशन से संपर्क साधना शुरू किया। हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने एसोसिएशन के ऑफिस बनाए, अपने प्रधान और सेक्रेटरी बनाए, ताकि उसको उस इलाके में जो क्राइम ऐसा है जिसको हम रोक सकते हैं, उस क्राइम को रोकने में अपना भूमिका निभाएं। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता गिया चौधरी जी हैं, इसके अलावा प्रोफेसर शर्मा जी हैं जो फैमिली लॉ के हैं। मैं समझता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं कि फैमिली लॉ से संबंधित जो डिस्प्यूट हैं उनमें एनजीओ कैसे रोल प्ले कर सकती हैं। अगर भी समझौतों को नहीं करा पाए, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग विशेष तौर पर जो शहर में है, गांव में आज भी कुछ व्यवस्था ऐसी है कि पारिवारिक तौर पर बैठ के कुछ मामले निपटाए जा सकते हैं। यदि ऐसे मामले पारिवारिक तौर पर नहीं निपटाए जाते तो आंकड़ा 20 लाख की बजाय 30 लाख तक हो सकता है। भारत में जो अब क्राइम का है, काफी सारे मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस प्रशासन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कुछ पॉलिटिकल कारण हैं, कुछ ऐसे कारण हैं कि जाति का झगड़ा गांव में खड़ा हो जाता है, कुछ लोग उसको हवा देकर उसको इतना खतरनाक माहौल पैदा कर देते हैं कि तुरंत पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में जहां जाति के झगड़े हैं तो हम एनजीओ, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पब्लिक को समझा के उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। आरक्षण के समय में क्या हुआ, पब्लिक की काफी सारी प्रॉपर्टी जला दी गई, अल्टीमेटली नुकसान
सारी पब्लिक को भुगतना पड़ा, टैक्स पेयर को भुगतना पड़ा। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे मामलों में मैं समझता हूँ काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं या चौधरी जी ने भी काफी समय तक आपके साथ इसमें भागीदारी करनी है, इस विषय पर अपना डिस्कशन आपसे करना है। मैं सबके साथ ही आप सभी का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपसे आवेदन करता हूँ कि ऐसे मामलों पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम इस समाज में जो अपराध है उसको करने में अपने पॉजिटिव भूमिका निभाएं। धन्यवाद। सभी को अवगत कराया, कब से क्या हुआ, कब से क्या नहीं हुआ, कौन सी तिथि, कौन सा साल। आपकी नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन आज समय कम है।